हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचटेट पीजीटी केमिस्ट्री के लिए क्वेश्चंस को। और जो आज का हमारा टॉपिक है, जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे जिसके क्वेश्चंस को, दैट इज़ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये क्लास 11th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ये है। और यहाँ से जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है वो कौन सा टॉपिक है भाई? मोल कॉन्सेप्ट है। इस चैप्टर से बेसिकली जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं और आते भी हैं क्वेश्चंस, वो कौन सा टॉपिक है भाई? मोल कॉन्सेप्ट है। बाकी इस चैप्टर में और भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं। कुछ बेसिक लॉज दिए हुए हैं, प्रिसीजन है, एक्यूरेसी है, सिग्निफिकेंट फिगर्स है, साइंटिफिक नोटेशंस है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, तो इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनते हैं। बट यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है इस चैप्टर से बेस जो बनता है वो क्या है भाई? मोल कॉन्सेप्ट है। अब देखो, ये ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ एचटेट पीजीटी केमिस्ट्री बोल दिया है तो ये उसी के लिए है। अब पीजीटी केमिस्ट्री में देखो, जो 11th-12th का जो सिलेबस होता है ना, 11th-12th की जो केमिस्ट्री होती है वो बेस होता है। बाकी जो अदर पीजीटी एग्ज़ाम्स होते हैं, पीजीटी केमिस्ट्री के एग्ज़ाम्स होते हैं, हर एग्ज़ाम का ना अपना लेवल होता है, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं। बट जो 11th-12th है वो तो देखो बेस ही है, तो कोई भी पीजीटी का एग्ज़ाम हो उसमें आपको 11th-12th तो करनी ही होती है। फिर अकॉर्डिंग टू द मतलब एग्ज़ाम की कौन सा एग्ज़ाम है, वहाँ का सिलेबस क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के क्वेश्चंस बनते हैं। बट जो 11th-12th है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और वो बेस है। तो ये सभी पीजीटी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो ईएमआरएस हो, DSSB, केवीएस, एनवीएस, मतलब जो भी पीजीटी के लिए एग्ज़ाम्स होते हैं, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए एग्ज़ाम है, सभी के लिए क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का? ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है और ये लॉज जो हम डिस्कस करते हैं, लॉज जो हम पढ़ते हैं, वहीं से क्वेश्चन है। तो क्या है देखो, वन ऑफ द स्टेटमेंट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज़ गिवन बिलो। यहाँ पर आपको क्या है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है ना एटम के लिए जो बताई गई थी, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी हुई है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। और ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ना कौन से लॉ से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पर ऑप्शंस में जो लॉज मेंशन है इनमें से तो क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है देखो, कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन टू एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स रेशो। ये बताया गया है कि अगर दो डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं एक फिक्स रेशो में तो वो क्या करता है, कंपाउंड फॉर्म कर लेता है। ये बताया गया है स्टेटमेंट में। और ये स्टेटमेंट कहाँ से ली गई है भाई? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से। तो अब आपको ये बताना है कि इनमें से जो बाकी लॉज हैं, मतलब यहाँ पर ये जो चारों ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से ये कौन से लॉ से रिलेटेड नहीं है। तो देखो ऑप्शंस क्या क्या हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, अवोगैड्रो लॉ। वैसे तो देखो आप सभी को ये लॉ आते होंगे अगर आप पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक लॉज है। बट एक बार हम फटाफट से इनको देख लेते हैं कि कौन से लॉ में क्या बताया गया है और ये लॉ डाल्टन्स थ्योरी से रिलेट करता है या फिर नहीं करता है, मतलब इनमें से कौन से लॉ रिलेट करते हैं कौन से नहीं करते हैं। तो देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताता है? ये तो हमें ये बताता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट जो भी होता है वो प्रोडक्ट की क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो जितना रिएक्टेंट कंज्यूम होता है उतना ही प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो इट इज़ नॉट रिलेटेड विद डाल्टन स्टेटमेंट। तो जो स्टेटमेंट आपको दी हुई है ना कि जो कंपाउंड होता है वो फिक्स रेशो से ही बनता है एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से, तो ये उसका मतलब उसका जस्टिफिकेशन नहीं है, ये उस स्टेटमेंट से रिलेटेड नहीं होता है। तो एक तो ऑप्शन यही आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है देखो, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या बताता है? इसमें बताया कि कोई भी जो केमिकल कंपाउंड होता है ना, ऑलवेज कंटेन्स इट्स कंपोनेंट एलिमेंट इन अ फिक्स रेशो। ये हमेशा क्या करता है, फिक्स रेशो में ही एलिमेंट से कंबाइन करके कंपाउंड बनाता है। डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स सोर्स और मेथड ऑफ प्रिपरेशन, चाहे वो किसी भी मेथड से प्रिपेयर हुआ हो, चाहे वो हमें कोई भी सोर्स से मिला हो, लेकिन जो भी कंपाउंड फॉर्म होता है ना उसका, उसमें जो एलिमेंट्स का रेशो होता है वो क्या रहता है, फिक्स रहता है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल अब वाटर है, तो वाटर की कंपोजिशन क्या है, देखो यहाँ पर वाटर के अगर हम मास की बात करें तो यहाँ पर ये हमेशा क्या रहता है, इस रेशो में फिक्स रहता है इसका। ठीक है, तो डेफिनेट प्रोपोर्शन है इसकी। अब ये चाहे हमें वाटर का सोर्स चाहे कुछ भी हो, कहीं से भी मिलाओ। सेम ऐसे ही CO2 का, चाहे अब ये हमें क्या है, कोई वुड को बर्न करने से मिला हो, चाहे हमें कैंडल को बर्न करने से मिला हो, या फिर कोई और चीज़ को और किसी मेथड से आपको ये CO2 मिला हो, तो कोई भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो इस CO2 को प्रिपेयर करने का। बट यहाँ पर जो इसके एलिमेंट्स का कंपोजिशन होता है, एलिमेंट का कंपोजिशन क्या बनेगा देखो, कार्बन कितना होगा 12,
ऑक्सीजन कितना होगा, एक ऑक्सीजन 16 होता है तो यहाँ पर 32, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर देखो ये 3:8, तो यानी कि हमेशा ही 3 ग्राम कार्बन कंबाइन करेंगे 8 ग्राम ऑक्सीजन से, तभी यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो इट इज़ रिलेटेड विद डॉल्टन स्टेटमेंट। अब डॉल्टन स्टेटमेंट जो आपको क्वेश्चन में दी हुई है वो यही तो है कि कंपाउंड क्या होते हैं, एलिमेंट के फिक्स रेशियो से कंबाइन होकर बनते हैं। तो एक तो ये आएगा, ये आंसर नहीं आना था। नेक्स्ट क्या है देखो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसमें क्या बताया गया देखो, जब भी दो एलिमेंट्स ज्वाइन करते हैं टुगेदर टू फॉर्म 2 और मोर सब कंपाउंड्स, तो यानी कि बेसिकली कहने का ये मतलब है कि जब भी कोई दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन करके क्या करते हैं, कंपाउंड फॉर्म करते हैं, तो जो उनका रेशो होता है एक एलिमेंट के साथ वो हमेशा क्या होता है, फिक्स मास में होता है, सिंपल नंबर होल रेशो में। तो ये क्या है, ये भी डॉल्टन्स लॉ से रिलेटेड आ जाएगा। और अवोगाड्रो लॉ में तो क्या बताया गया है कि सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे इक्वल वॉल्यूम अगर हम लेते हैं गैसेस का, तो वहाँ पर क्या होते हैं भाई, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही प्रेजेंट होते हैं। अगर आपने सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस को लिया है और वॉल्यूम भी सेम लिया है डिफरेंट गैसेस का, जैसे फॉर एग्जांपल आपने H2 और N2 सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे लिया है, दोनों का ही इक्वल वॉल्यूम लिया है, तो इसमें H2 के भी और N2 के भी दोनों की ही सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी यहाँ पर देखो डॉल्टन से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि उसने तो वहाँ पर रेशो की बात की है, एलिमेंट्स के कंपाउंड कैसे बनता है। तो ये दोनों ही अवोगाड्रो लॉज और साथ में कंजर्वेशन ऑफ मास वाला लॉ, ये दोनों ही रिलेट नहीं करते हैं जो यहाँ पर गिवन स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर ये क्या है, एक से ज़्यादा वाले ऑप्शंस वाला आंसर बनेगा यहाँ पर। तो क्या आंसर आ जाएगा देखो, यहाँ पर आंसर बन जाएगा एक तो फर्स्ट और एक फोर्थ। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, यानी कि जो रिलेट नहीं करती है, वो कौन कौन सी है भाई, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, फर्स्ट एंड फोर्थ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखो, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हैज सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज इन। इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं कि किसमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, एटम्स भी पूछ सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी पूछ सकते हैं, मैक्सिमम नंबर पूछ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे अगर आप कोई भी एग्ज़ाम को उठाते हो और वहाँ पर मॉल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन होते हैं। तो अब देखो वन बाय वन हम ऑप्शंस को देखते हैं। क्या पूछा है उसने, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखो मॉलिक्यूल्स आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, मॉलिक्यूल्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो अवोगाड्रो नंबर से, मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो अवोगाड्रो नंबर से। देखो ये सेम वैसे ही है जैसे अगर आपको ये पता है कि 2 डजन, कि भाई 2 डजन, तो यानी कि यहाँ पर 2 तो क्या है, ये n हो गया। अब 1 डजन का मतलब क्या होता है, 1 डजन का मतलब 12 थिंग्स होता है। तो आप क्या करते हो, 2 डजन मतलब 2 इंटू 12 कर देते हो। तो सेम यहाँ पर ऐसे ही है, अगर आपके पास 2 मोल्स है, अगर आपके पास 2 मोल्स है तो 2 मोल्स में आपको मॉलिक्यूल्स बताने हैं। तो एक मोल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, अवोगाड्रो नंबर के। तो इसमें कितने होते हैं, अवोगाड्रो नंबर के इक्वल होता है, और अवोगाड्रो नंबर किसके इक्वल होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये देखो जैसे 1 डजन पेन तो क्या आ जाएगा, 12 पेन। 1 डजन ऑरेंज तो क्या हो जाएगा, 12 ऑरेंज। 1 डजन चेयर तो क्या हो जाएगा, 12 चेयर्स। तो कहने का मतलब क्या है कि 1 डजन का मतलब क्या है कि 12 थिंग्स है, 12 एंटिटीज़ है। तो ऐसी सेम यहाँ पर 1 मोल का मतलब क्या हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटी। अब ये एंटिटी एटम्स हो सकती है, मोलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, प्रोटॉन्स हो सकते हैं। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो वहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। एटम्स की बात करोगे तो 1 मोल कितने एटम्स बन जाएंगे, इतने, ठीक है। तो 1 मोल एंटिटी ये फिक्स है। अब वो किस चीज़ के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं वो आपको देखना पड़ता है क्वेश्चन में कि क्या पूछा है, उसी के अकॉर्डिंग। तो अब ये बात आ गई समझ में। तो हम मॉलिक्यूल्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो अवोगाड्रो नंबर से, तो आपके पास क्या है भी यहाँ पर क्या आ जाएंगे, ये Na की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो अब देखो इसको क्या करते हैं भाई, यहाँ पर कैलकुलेट करके देखते हैं वन बाय वन जो सारे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं ये। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट क्या दिया देखो आपको, 16 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, 16 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर आप क्या करो, पहले कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल्स कैलकुलेट कर लो, 16 ग्राम में क्या बनेंगे। तो मोल्स कैलकुलेट करने का देखो फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास। मैं गिवन मास को स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और मोलर मास को मैं यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास, उसे मैं यहाँ पर कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो अब यहाँ पर 16 ग्राम
ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने मोल्स बनेंगे ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ पर 16 ग्राम। गिवन मास कितना है यहाँ पर देखो 16 ग्राम है। इस CO का मोलर मास क्या बन जाएगा देखो, कार्बन का कितना होता है 12 होता है, ऑक्सीजन का कितना बनेगा 16, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा देखो 28 आ जाएगा। तो यहाँ पर 16 अपॉन में 28, ये कितना आएगा 4 से कैंसिल हो सकता है तो 4/7 बनेगा। तो यहाँ पर कितने मोल्स आ गए 4/7, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कुछ 0.57 आएगा। एक बार यहाँ पर सारे मोल्स को ही कैलकुलेट कर लेते हैं, बाद में एवोगैड्रो नंबर की बात करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है ना इससे, Na से, एवोगैड्रो नंबर से मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि देखो यहाँ पर इतने मोल्स प्रेजेंट है तो इतने मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। तो यहाँ पर सेकेंड मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं, किसके लिए भी 28 ग्राम ऑफ N2। तो यहाँ पर गिवन मास कितना है 28, और जो N2 है, N2 का मास भी देखो कितना बनेगा, एक नाइट्रोजन का होता है कितना, ये N2 मॉलिक्यूल है ना, कितने नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है 2, तो एक का होता है 14, तो 2 × 14 कितना आ जाएगा भाई 28। तो यहाँ पर मोल्स कितने आ गए देखो 1 आ गया। ये सेकेंड ऑप्शन के लिए है। अब यहाँ पर हम ऐसे ही थर्ड ऑप्शन देखते हैं 14 ग्राम ऑफ N2। तो 14 ग्राम ऑफ N2, तो यहाँ पर गिवन मास कितना है देखो, गिवन मास कितना है भाई 14 ग्राम। N2 का मास तो सेम ही होगा क्योंकि एक N2 मॉलिक्यूल है, मतलब 2 नाइट्रोजन एटम, एक नाइट्रोजन एटम का मास 14, 2 का कितना हो जाएगा 28। तो 14 अपॉन में 28, तो ये कितना आ गया अभी 1/2, मतलब आप बोल सकते हो 0.5, ये यहाँ पर अलग है, ठीक है 0.5। ऐसे फोर्थ ऑप्शन के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पर N में गिवन मास कितना देखो 1 ग्राम, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर H2। तो अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है 1 होता है। अब यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स है 1 मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल में कितना हाइड्रोजन एटम है 2 है, तो 1 × 2 कितना आ जाएगा भाई 2, तो ये 1/2, यहाँ पर भी कितना आ गया 0.5। अब देखो क्या करना है आपको, ये यहाँ पर सबके आपके पास आ गए मोल्स, ये क्या आ गए आपके पास मोल्स आ गए। अब मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास क्या आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स। अब देखो यहाँ पर जब आप इससे Na से मल्टीप्लाई करोगे तो अगर मोल्स ही सेम है, अगर मोल्स ही सेम है तो 6.022 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर तो सेम ही आएगा। मतलब अगर मोल सेम आ गए तो उसके मॉलिक्यूल्स भी क्या बनेंगे सेम ही बनेंगे। तो यहाँ पर देखो 6.022 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 × 10⁻23 से, सेम ऐसे ही यहाँ पर करेंगे Na से। Na की वैल्यू यही है 6.022 × 10⁻23, बट यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर नंबर ऑफ मोल सेम है तो उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो भी क्या बनेंगे सेम बनेंगे। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा देखो थर्ड और फोर्थ। ये क्वेश्चन भी कैसा था भाई, इसमें भी एक से ज़्यादा आंसर्स हैं, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा भाई ऑप्शन नंबर थर्ड एंड फोर्थ। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि मोल सेम है तो मॉलिक्यूल्स भी क्या बनेंगे भाई सेम ही बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट विल बी द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 18.25 ग्राम ऑफ HCl गैस इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। यहाँ पर आपको क्या कैलकुलेट करना है मोलालिटी। मोलालिटी को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो स्मॉल m से। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या आएगा भाई यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर यहाँ पर आप मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में लेते हो, अगर मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में लेते हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं होती है, बट अगर यहाँ पर आपने मास को क्या किया है ग्राम में लिया है तो ये 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट अगर ये नहीं करते हैं तो ये सिर्फ क्या बन जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट सॉरी मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट या फिर मास ऑफ सॉल्वेंट, सिर्फ सिंपली यहाँ पर क्या आ जाएगा केजी में, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कब 1000 से मल्टीप्लाई करना है और कब 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब देखो क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा मोलालिटी कैलकुलेट करने के लिए, आपके पास मोल्स होने चाहिए। अब सॉल्यूट तो आपको पता ही होगा सॉल्यूट क्या होता है जो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर क्या है देखो वाटर है लार्ज क्वांटिटी में 500 ग्राम, और यहाँ पर ये क्या है HCl क्या करेगा यहाँ पर सॉल्यूट बनेगा। तो बेसिकली यहाँ पर आपको HCl के मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो मोल्स ऑफ HCl कैसे कैलकुलेट करेंगे, गिवन मास अपॉन में मोलर मास होता है। तो गिवन मास देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको 18.25, तो यहाँ पर आ जाएगा 18.25। डिवीज़न में क्या आएगा मोलर मास किसके लिए कैलकुलेट करेंगे HCl के लिए, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, तो ये कितना आ जाएगा भाई देखो 36.5। तो यहाँ पर ये आ गया 36.5, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 1/2 ये कैंसिल हो जाएगा, और आप इसे सिंप्लीफाई 0.5 भी लिख सकते हो। तो आपके पास कितने मोल्स आ गए HCl के भाई 0.5 आ गए। अब मास ऑफ सॉल्वेंट देखो आपको क्या दिया हुआ है 500 ग्राम, आप चाहो तो इसे केजी में कन्वर्ट कर लो,
1000 से डिवाइड कर देंगे 500 अपॉन में 1000, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई 0.5 kg बन जाएगा। और आपको ये अगर ग्राम में ही रखना है तो आप यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में फॉर्मूले में 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो देखो यहाँ पर इसमें हम पुट करते हैं वैल्यूज़, तो क्या आ जाएगी मोलालिटी, मोल्स कितना है आपके पास 0.5, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है देखो 500 ग्राम, और ये 1000 से आपने क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा कैंसिल, ये आ गया, और 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1, क्या आंसर आ गया 1 आ गया, 1 मोलल। अब देखो यहाँ पर दो ऑप्शन में आपको 1 दिख रहा होगा, एक ये है और एक ये है, बट यहाँ पर कैपिटल एम है, कैपिटल एम का मतलब क्या होता है मोलारिटी, कैपिटल एम का मतलब क्या होता है मोलारिटी, और स्मॉल एम का मतलब क्या होता है मोलालिटी। तो उसने क्या पूछी है क्वेश्चन में मोलालिटी, तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर सेकेंड ऑप्शन ना होकर क्या आएगा फोर्थ ऑप्शन। ये आपको ध्यान रखना है, ये कन्फ्यूजन के लिए होता है, 1 देखते ही क्या है जल्दी जल्दी में ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट कर दे, बट ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मोलारिटी को, और जो स्मॉल एम होता है किसको रिप्रेजेंट करता है मोलालिटी को। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा भी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो भाई इफ 500 ml ऑफ 5 मोलर सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 1500 ml व्हाट विल बी द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन। क्या दिया हुआ है देखो क्वेश्चन में, आपके पास एक सॉल्यूशन है और कितना दिया हुआ है, जो उसका वॉल्यूम है दैट इज 500 ml, इसे आप बोल दो V1। इस V1 सॉल्यूशन की यानी कि 500 ml सॉल्यूशन की यहाँ पर मोलारिटी कितनी बताई हुई है 5 मोलर, इसे आप बोल दो M1। क्या बताया है यहाँ पर कि आपने इसे डाइल्यूट कर दिया, मतलब इसमें वाटर को ऐड कर दिया, और ये 500 से वॉल्यूम इसका चेंज होकर कितना बन गया 1500 ml, ये क्या हो गया V2। तो अब ये जो नया वॉल्यूम बना है ना 1500 ml आया है, इसके लिए आपको क्या करना है मोलारिटी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम कौन सी डाइल्यूशन वाली इक्वेशन को यूज़ करेंगे, डैट इज़ M1V1 इज इक्वल टू में M2V2। अब देखो M1 कितना दिया हुआ है यहाँ पर, मोलारिटी कितनी है यहाँ पर 5, V1 जिस सॉल्यूशन की मोलारिटी 5 है उसके लिए वॉल्यूम कितना दिया हुआ है देखो 500 इज इक्वल टू में न्यू मोलारिटी आपको फाइंड आउट करनी है, तो इसे हम यहाँ पर M2 ही रखेंगे। V2 वॉल्यूम को डाइल्यूट करके कितना बना दिया गया है 1500, तो यहाँ पर लिखा हमने ये, तो ये सॉल्व करने के बाद देखो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2500 अपॉन में ये 1500 इधर आएगा, ये ऐसे आ गया इज इक्वल टू में M2, यहाँ पर ये 0 से 0 कैंसिल, और ये कितना आ जाएगा 5 3 ज़ा और ये 5 5 ज़ा, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा देखो 1.66 आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई 1.66 मोलारिटी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है भाई ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 5 क्या बताया गया है, देखो ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में जो रूल्स होते हैं ना सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट करने के, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए पहले एक बार हम देख लेते हैं कि क्या होता है और उसके रूल्स क्या होते हैं, थोड़ा जल्दी देखेंगे और फिर अपने ऑप्शंस को देखते हैं। तो क्या है देखो यहाँ पर रूल्स फॉर काउंटिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ पर ही बताया गया है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सब सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे देखो यहाँ पर 2.738 दिया हुआ है, तो यहाँ पर एक भी नॉन जीरो का मतलब क्या है कि जीरो के अलावा बाकी जो डिजिट्स हैं, तो यहाँ पर टोटल कितने डिजिट्स हैं 4, तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं भाई 4 है। नेक्स्ट क्या है देखो ऑल द जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर नो मैटर वेदर द वेयर डेसिमल पॉइंट इज ऑल आर सिग्निफिकेंट। देखो जैसे 209 यहाँ पर बीच में ज़ीरो है तो भी ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होगा, और यहाँ पर ये देखो डेसिमल है और डेसिमल यहाँ पर दो नॉन ज़ीरो के बीच में है, डेसिमल भी दिया हुआ है, स्टिल यहाँ पर ये दोनों ज़ीरो क्या बनेगी सिग्निफिकेंट फिगर्स बनेगी। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है 3 और यहाँ पर कितने हैं भाई 4। नेक्स्ट रूल क्या है देखो इफ़ द मेजरमेंट ऑफ नंबर इज लेस देन 1 द जीरोज ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट। क्या बताया गया देखो यहाँ पर अगर इस तरह से नंबर दिया हुआ है 0.00807, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर डेसिमल वाले में लेफ़्ट में पॉइंट होते हैं, अगर लेफ़्ट में पॉइंट कह रही हूँ सॉरी लेफ़्ट में अगर ज़ीरोज़ होती हैं डेसिमल वाले नंबर्स में, तो उसमें उन ज़ीरोज़ को हम काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स बनेंगे ओनली 3, क्योंकि देखो ये लेफ़्ट में ये नॉन ज़ीरो नंबर की क्या है भाई लेफ़्ट में ज़ीरोज़ है, तो ये वाली काउंट नहीं होगी। नेक्स्ट क्या है द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोज इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये बताया गया है कि अगर देखो यहाँ पर आप क्या करते हो, देखो यहाँ पर इसमें 3 है सिग्निफिकेंट नंबर्स 1 2 3 0। अब यहाँ पर कोई डेसिमल नहीं है, राइट में आपको ज़ीरो दिया हुआ है, यानी कि टर्मिनल जो भी ज़ीरो होता है वो सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होता है, तो यहाँ पर भी 3 बनेगा। अब इसमें चाहे कितनी ज़ीरो लग जाए पीछे, ये क्या है काउंट नहीं होगी, सिर्फ ये जो नॉन ज़ीरो नंबर्स है यही काउंट होता है, तो यहाँ पर कितने आएंगे 3 आएंगे। नेक्स्ट क्या है द ट्रेलिंग ज़ीरो इन नंबर्स विद द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट।
अगर डेसिमल पॉइंट होता है तब वो ज़ीरोज़ क्या होती है, राइट वाली काउंट होती है सिग्निफिकेंट फिगर्स में। जैसे देखो यहाँ पर दिया हुआ है 3.800। अगर ये ऐसे लिखा होता तो यहाँ पर सिर्फ कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स बनते, 2 बनते, बट यहाँ पर 3.800 है तो ये कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। राउंड ऑफ वाला रूल भी आपको पता होगा कि क्या होता है। इफ़ द डिजिट्स फॉलोइंग द लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर इज़ ग्रेटर देन 5, अगर ग्रेटर देन 5 होती है तो आप क्या करते हो, उसे राउंड ऑफ करते हो नेक्स्ट हायर डिजिट में। जैसे देखो यहाँ पर 9.47 दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखो ये क्या है, ये 7 है, किससे बड़ा है, 5 से बड़ा है। यही तो बताया गया कि ग्रेटर देन 5 होता है तो उसे नेक्स्ट हायर डिजिट में चेंज कर देते हो, तो यहाँ पर 4 क्या बन जाएगा, 9.5। ऐसे ही अगर ये 5 से लेस देन होता है तो नंबर क्या रहता है, सेम रहता है। 9.43 है, यहाँ पर देखो 3 है, ये 5 से स्मॉल है तो यहाँ पर ये क्या रहेगा, 9.4। अगर अब लास्ट डिजिट में 5 आ जाता है और उसमें क्या होता है, फिर आप ये चेक करते हो कि भाई इवन नंबर है या फिर ओड नंबर है, उसके बेसिस पे चेंज करते हो। जैसे देखो यहाँ पर 8.65, लास्ट में क्या आ गया, 5 आ गया, इससे पहले क्या है, यहाँ पर इवन नंबर है। अगर इवन नंबर होता है तो वो सेम रहता है, तो 8.6 का 8.6 ही रहेगा। अब यहाँ पर 8.75 है, लास्ट में क्या आ गया, 5 आ गया, इससे पहले क्या है, ओड नंबर। अगर ओड नंबर होता है तो वो क्या होता है भाई, नेक्स्ट हायर डिजिट में चेंज हो जाता है, तो ये बन गया 8.8। 8.55 है, यहाँ पर क्या है, देखो लास्ट डिजिट 5 है, तो 5 भी जब भी होता है तो भी हम उसको क्या करते हैं, हायर डिजिट में चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पर भी ये क्या आएगा, 8.6 आएगा। तो ये राउंड ऑफ वाले रूल्स हो गए हैं। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले रूल्स को भी देख लेते हैं। तो अगर आप क्या कर रहे हो भाई, मल्टीप्लाई कर रहे हो, और मल्टीप्लाई जब हम करते हैं, देखो जैसे अभी यहाँ पर 8.65 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2.053 से, तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, 3 है। यहाँ पर कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। तो ये होता है जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो दो डिफरेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले नंबर को, तो उसमें जो लीस्ट वाला रहता है ना, लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर वाला रहता है, तो फाइनल आंसर उसी में आता है। तो अब यहाँ पर ये आंसर मान लो 71782 3, ऐसे मैंने यूँ ही लिखा है रैंडम ही, कुछ भी आ रहा है, बट आपको क्या चेक करना है कि इसमें से लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर्स कौन सा है। तो यहाँ पर कितने है, देखो 3 है, यहाँ पर कितने हैं, 4 है। तो यहाँ पर जो आप फाइनल आंसर निकालोगे ना, वो 3 वाला ही निकालोगे, तो कितना बनेगा, 17.8। ऐसे ही देखो डिवीज़न में होता है, सेम क्या होगा, डिवीज़न में होगा। तो यहाँ पर देखो डिवीज़न में 1380, कितने नंबर्स हैं यहाँ पर, 4 है, यहाँ पर कितने हैं, 3 है। बट यहाँ पर डिवीज़न करने के बाद जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो लीस्ट वाले में आएगा, तो लीस्ट यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर कौन से है, 3 है। तो जो फाइनल आंसर है वो 11.6। तो देखो यहाँ पर फाइनल रिजल्ट में भी कितने आ रखे हैं भाई, 3 ही है। नेक्स्ट देखो ऐसे ही अब यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का देखते हैं। सेम ही रूल रहेगा, यहाँ पर एडिशन हो या फिर सब्ट्रैक्शन, द आंसर कैरीज द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज द नंबर विद द फ्यूएस्ट डेसिमल प्लेस। आप देखो यहाँ पर ये वाले नंबर में कितने डेसिमल प्लेस है, 4 है, कितने डेसिमल प्लेस है, 4 है। यहाँ पर कितने, इसमें देखो 2 डेसिमल प्लेस है। अब यहाँ पर जब आपने ये सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया ये 3.2381। तो यहाँ पर जो फाइनल आंसर आएगा ना, वो 2 डेसिमल प्लेस तक ही आएगा। देखो यही तो लिखा है, लीस्ट डेसिमल प्लेस वाले तक ही फाइनल आंसर होता है सब्ट्रैक्शन और एडिशन वाला। तो यानी कि यहाँ पर आंसर जो है वो 3.23 तक ही आना है। बट अब आप इसे क्या करोगे, राउंड ऑफ करोगे, तो राउंड ऑफ करके यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 3.24 दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये क्या है, 8 5 से बड़ा हो गया, 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, लास्ट डिजिट को 1 से बढ़ा देते हैं, बड़ा कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3.24। तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपने स्टेटमेंट को देखते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, और फिर आंसर को टिक करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, देखो, द रिजल्ट ऑफ द एडिशन और सब्ट्रैक्शन इज रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस एज प्रेजेंट इन नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेस। अभी यही चीज़ तो बताई है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है, जो भी लीस्ट डेसिमल वाला नंबर रहता है उसी के अकॉर्डिंग हम फाइनल आंसर को निकालते हैं। तो ये तो करेक्ट है, आपको इनकरेक्ट वाली बतानी है। नेक्स्ट क्या है, देखो, रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन शुड हैव सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज प्रेजेंट इज द मोस्ट प्रिसाइज फिगर। मोस्ट प्रिसाइज फिगर नहीं होता है, क्या आएगा भी यहाँ पर, लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर होता है। तो यही वाली स्टेटमेंट क्या दी हुई है, अभी आपको रॉन्ग दी हुई है। फिर नेक्स्ट दे रखा है, ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि देखो यहाँ पर लीस्ट प्रिसाइज फिगर दिया हुआ है। फिर डी ऑप्शन है, द नॉन सिग्निफिकेंट फिगर इन द मेजरमेंट आर राउंडेड ऑफ, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर क्या है, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सी आ जाएगी भी, ऑप्शन नंबर बी। क्या आ जाएगा आंसर भी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है वो, देखो ये लिमिटिंग रेजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर बताया गया है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं
और अमोनिया फॉर्म कर लेते हैं, ये रिएक्शन होती है। तो इस रिएक्शन से आप क्या देख रहे हो, इस रिएक्शन से आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या अंडरस्टूड कर पा रहे हैं हम कि ये बैलेंस इक्वेशन दी हुई है आपको, बैलेंस रिएक्शन गिवन है कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट कर रहा है किससे, 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट कर रहा है भाई किससे, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है। और आप ये बोल सकते हो क्या हो रहा है भाई, 2 मोल ऑफ अमोनिया की फॉर्मेशन हो रही है, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया की फॉर्मेशन हो रही है। तो इस रिएक्शन से आपने ये कंक्लूड किया, यही तो ऑब्जर्व कर पा रहे हो। यहाँ पर क्या आइडेंटिफाई करना है आपको, लिमिटिंग रिएजेंट। क्या आइडेंटिफाई करना है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट देखो क्या होगा, क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा। एक ऑप्शन को देखते हैं, जैसे फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन को देखो, ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इस रिएक्शन को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस रिएक्शन से हमने ये कंक्लूड किया है। इसी कंक्लूजन से आपको क्या है, सारे ऑप्शंस को चेक करना है और चेक करना है कि हाइड्रोजन कौन से ऑप्शन में लिमिटिंग रिएजेंट बनेगा। फर्स्ट ऑप्शन को ही देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है देखो, 56 ग्राम ऑफ N2 एंड 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पर 1 मोल ऑफ N2 है, तो हम यहाँ पर जो आपको मास दिया हुआ है ना, इस मास को सारे ही ऑप्शन में मोल्स में चेंज कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट बनेगा। तो मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी, मास के टर्म्स में, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो यहाँ पर मोल्स ऑफ N2 कैलकुलेट करेंगे, ये मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, N रिप्रेजेंट कर रहा है मोल्स को और ये N2 के लिए, इसलिए यहाँ पर N2 लिखा है। तो गिवन मास कितना है भाई, 56 ग्राम। N2 1 N2 मॉलिक्यूल, 1 नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, तो इसका मास कितना होगा भाई 28। तो ये कितना आ जाएगा 28, और यहाँ पर इसके मोल्स कितने बन गए देखो, ये आ जाएगा 2। तो नाइट्रोजन के यहाँ पर कितने मोल्स आ गए भाई, 2 आ गए। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर कितना दिया हुआ है देखो 10 ग्राम, तो यहाँ पर ये 10 आ गया। 1 मॉलिक्यूल का मास कितना बनेगा हाइड्रोजन के लिए 2, तो ये कितना आ गया 5 आ गया, कितना आ गया 5 आ गया। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है और 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है। अब देखो इस रिएक्शन को देखो, ये जो आपने ऑब्जर्व किया था ना, कंक्लूजन कंक्लूड किया था, इसको देखो 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट कर रहा है 3 मोल ऑफ H2 से। 1 मोल रिएक्ट कर रहा है किससे भाई, 3 मोल से। 1 मोल रिएक्ट कर रहा है 3 मोल से। यहाँ पर देखो आपके पास कितने मोल्स आए हैं नाइट्रोजन के लिए भाई, 2 मोल्स आए हैं। तो आप यहाँ पर जो हम यूनिटरी मेथड यूज़ करते हैं ना कि 1 का कॉस्ट इतना है तो इतने का कितना होगा, या 1 इतने के इक्वल है तो इतना कितने के इक्वल होगा, वही मेथड हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो देखो आपको ये पता है इस रिएक्शन की हेल्प से कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन जो होता है वो 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हो कि 1 मोल इज इक्वल टू में 3 मोल के इक्वल है, ये नाइट्रोजन के लिए है और ये हाइड्रोजन के लिए है। तो यहाँ पर आपके पास नाइट्रोजन के कितने हैं, 2 मोल्स है, तो 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन के लिए आपको कितनी हाइड्रोजन की नीड पड़ेगी भाई, 2 इंटू में 3 हो जाएगा, कितना भाई 6, कितना हो जाएगा 6 हाइड्रोजन। बट यहाँ पर आपके पास तो 6 मोल हाइड्रोजन के है ही नहीं, कितने हैं 5 है, कितने आ रहे हैं आपके पास 5 मोल आ रहे हैं ना, तो ये तो कम पड़ रहा है। तो यानी कि जो कम रहेगा वही क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो यहाँ पर ये कि यही तो पूछा था कि कौन से ऑप्शन में हाइड्रोजन जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट की तरह है, तो कौन सा आंसर आ जाएगा भी इसका, ऑप्शन नंबर ए। बट आपको समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक दो ऑप्शंस को और देख लेते हैं कि कैसे चेक करते हैं। तो देखो नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करेंगे, बी को चेक करेंगे। तो यहाँ पर मोल्स कैलकुलेट करो नाइट्रोजन के, गिवन मास कितना है देखो यहाँ पर 35 ग्राम है, 35 ग्राम। और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का वैसे मास कितना होगा भाई, N2 का मास कितना होता है 28। तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा देखो, ये 7 से कट हो जाएगा, ये बनेगा 5/4, और 5/4 जो है ये किसके इक्वल बनेगा भाई, 5/4 1.25 मोल आ जाएंगे। तो 1 नाइट्रोजन के कितने मोल्स बन गए यहाँ पर 1.25, 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर ये कैलकुलेट करो क्या आ जाएगा देखो, 8 आपको गिवन है, गिवन मास कितना हो जाएगा इसका, मॉलिक्यूल का मास 2, तो कितना आ गया यहाँ पर 4 आ गया, कितना आ गया भाई यहाँ पर 4 आ गया। तो अब देखो 1 मोल किसके इक्वल है, 1 मोल के लिए आपको नीड है 3 मोल की, 1 मोल के लिए नीड है आपको 3 मोल की। बट आपके पास यहाँ पर नाइट्रोजन कितने प्रेजेंट है 1.25, तो 1.25 के लिए आपको कितने हाइड्रोजन की नीड पड़ेगी, 3 मल्टीप्लाई में 1.25 इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई करने के बाद ये यहाँ पर आएगा 3.75। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना यूज़ होगा 3.75, बट आपके पास टोटल हाइड्रोजन के मोल्स कितने अवेलेबल है 4। तो इसका मतलब यहाँ पर तो ये एक्सिस में है, यहाँ पर तो ये एक्सिस में भी 3.75 ही तो कंज्यूम होगा।
1.25 के अकॉर्डिंग कितना कंज्यूम होगा ये 3.75, बट आपके पास है कितना 4 है, तो यानी कि ये एक्सेस में प्रेजेंट है और नाइट्रोजन जो है यहाँ पर ये लिमिटिंग रेजेंट बनेगा। बट क्वेश्चन में आपको क्या कैलकुलेट करना था, हाइड्रोजन, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं बनेगा। एक और ऑप्शन देख लेते हैं, फिर जो फोर्थ ऑप्शन बचेगा वो आप खुद कैलकुलेट करके देखना। तो देखो सी ऑप्शन क्या दिया हुआ है 14 ग्राम, तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के मोल्स कितने बनेंगे, देखो 14 गिवन मास हो गया, मोलर मास नाइट्रोजन के लिए 28, और यहाँ पर आ जाएगा 1/2, मतलब कि 0.5 मोल्स आ गए नाइट्रोजन के। इसके लिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितना दिया हुआ, देखो हाइड्रोजन कितना गिवन है भाई, यहाँ पर गिवन मास है 4, और यहाँ पर H2 का कितना बनेगा भाई 2, तो 4/2 कितना आ गया 2, तो यहाँ पर ये 2 मोल्स आ गए किसके लिए भाई, हाइड्रोजन के लिए। अब देखो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन के लिए नीड होती है 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन की, अकॉर्डिंग टू द गिवन रिएक्शन जो आपको क्वेश्चन में दी हुई है। 1 मोल के लिए कितना हाइड्रोजन की नीड होती है भाई 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, बट आपके पास नाइट्रोजन है कितना 0.5 मोल है, तो 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन के लिए आपको कितने इसके हाइड्रोजन की नीड पड़ेगी 1.5 मोल की, 1.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन, बट आपके पास दिया हुआ कितना है 2 ग्राम, ओ सॉरी 2 मोल गिवन है, कितना दिया हुआ है आपको जो मोल्स गिवन है 2 मोल्स गिवन है, यूज़ कितने होंगे 1.5, इसका मतलब यहाँ पर भी नाइट्रोजन जो है वो लिमिटिंग रेजेंट रह जाएगा, हाइड्रोजन तो यहाँ पर एक्सेस में प्रेजेंट है तो ये भी नहीं आएगा। फोर्थ वाला आप ऐसे ही खुद कैलकुलेट करके देखना, बट आपको आंसर तो पता ही चल गया, आंसर क्या आएगा भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है भी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखो ए सैंपल ऑफ नाइट्रिक एसिड इज 69% बाय मास एंड इट हैज़ अ कंसंट्रेशन ऑफ 15.44 मोल्स पर लीटर, इट्स डेंसिटी इज। यहाँ पर देखो आपको ये जो सॉल्यूशन गिवन है, सैंपल गिवन है नाइट्रिक एसिड का, इसके लिए डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। अब देखो क्वेश्चन में ध्यान से क्या दिया हुआ है आपको, मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर का मतलब क्या होता है भाई मोलारिटी, मोल्स पर लीटर का मतलब क्या होता है मोलारिटी, क्योंकि देखो मोलारिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये क्या होता है मोलारिटी, और यही तो क्वेश्चन में दिया हो, देखो मोल्स पर लीटर मतलब क्या मोलारिटी गिवन है। तो यहाँ पर ये जो HNO3 का सैंपल, नाइट्रिक एसिड का मतलब क्या है भी HNO3, ये जो सैंपल गिवन है इस सैंपल के लिए मोलारिटी कितनी दी हुई है क्वेश्चन में भी आपको 15.44 मोलर। ओके, अब यहाँ पर 69% बाय मास का मतलब क्या है कि यहाँ पर 69 ग्राम ऑफ HNO3, 69 ग्राम ऑफ HNO3 प्रेजेंट है इन 100 ml सॉल्यूशन, यहाँ पर इसका ये मतलब हो गया। क्या फाइंड आउट करना है, डेंसिटी, डेंसिटी के लिए फॉर्मूला देखो क्या होता है m/v, ये होता है, वॉल्यूम क्या बन जाएगा यहाँ पर m/d, वॉल्यूम क्या बन जाएगा यहाँ पर m/d। अब यहाँ से आप वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हो, वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हो कैसे, क्योंकि देखो मास कितना दिया है आपको, गिवन मास कितना है 69, डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर देखो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ध्यान से देखना, मोलारिटी का फॉर्मूला ये है, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास, तो गिवन मास यहाँ पर कितना दिया है देखो 69 ग्राम, गिवन मास कितना है भाई यहाँ पर 69, और मोलर मास यहाँ पर कितना है, मोलर मास कितना है भाई 63, इसके लिए यहाँ पर कैलकुलेट करके देखना है HNO3 का, हाइड्रोजन का 1 होगा, नाइट्रोजन का 14, 3 ऑक्सीजन के लिए देखना है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, सबको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 69 अपॉन में 63, तो यहाँ पर ये क्या आ गए मोल्स आ गए, ये क्या आ गए भाई यहाँ पर मोल्स आ गए। इस फॉर्मूले में पुट कर दो, इस फॉर्मूले में पुट करो देखो यहाँ पर, और वॉल्यूम के प्लेस पे ये पुट कर दो m/d, तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोलारिटी कितनी है 15.44, ये क्वेश्चन में दी हुई है आपको, इज इक्वल टू में मोल्स कितने आए हैं आपके पास 69/63, ये क्या आ गए यहाँ पर आपके पास मोल्स आ गए। फिर देखो यहाँ पर मास, मास जो है पूरे सॉल्यूशन का वो कितना बनेगा, देखो 69 ग्राम प्रेजेंट है किसमें 100 ml में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका 100 आ जाएगा अपॉन में, अब यहाँ पर वॉल्यूम पुट करना है ना, तो वॉल्यूम क्या बनेगा m/d, ठीक है, तो वॉल्यूम क्या बनेगा यहाँ पर m/d, डी ही आपको कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, क्योंकि आपने ये क्या किया है 100 ml लिया है, 100 ml, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ये 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या है देखो इस डी के लिए क्या करेंगे भाई यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर वाटर की जो आती है ना डेंसिटी वो 1 ग्राम लेते हैं कुछ, तो वो क्या है भाई यहाँ पर जब आप पुट करोगे ना ये, तो यहाँ पर ये 100 ग्राम 100 ml की इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या है 69/63 और मल्टीप्लाई में d/100 इज इक्वल टू में 1000, इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये d ऐसे ही रह जाएगा और बाकी सब इधर आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा देखो ये d इधर सेम रह जाएगा और ये बाकी 59.44 63 अपॉन में 69 इज इक्वल टू में ये 100 ऊपर जाएगा
और ये 1000 नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये जब पूरा आप कंप्लीट सॉल्व करोगे ना पूरा कैलकुलेट करके, तो ये कुछ आएगा 1.409 समथिंग कुछ आएगा। तो और इसे राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.41 ग्राम पर सीसी, ठीक है, या फिर पर ml भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ, देखो कंपाउंड ए कंटेन्स, कंपाउंड ए है उसमें 8.7% हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 74% कार्बन प्रेजेंट है, 17.3% नाइट्रोजन प्रेजेंट है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फाइंड आउट करना है। यहाँ पर थोड़ा सा डाटा मिसिंग है। कंपाउंड ए का जो मॉलिक्यूलर मास है ना वो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना भी 162। ये इम्पेरिकल फॉर्मूला वाला कॉन्सेप्ट है, उसी से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। तो कैसे करते हैं देखो ये क्वेश्चन, इसमें हम एक टेबल बनाते हैं, जो भी एलिमेंट्स आपको दिए होते हैं जिसके लिए भी आपको इम्पेरिकल फॉर्मूला या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिराइव करना है, वो उनके एलिमेंट आपको दिए होंगे, तो वो सब हम यहाँ पर टेबल में लिख लेते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इस तरह से। तो कार्बन यहाँ पर कितना दिया हो देखो 74%, तो 74 अपॉन में कार्बन का जो भी मास होता है कितना है 12। नाइट्रोजन के लिए कितना दिया हो देखो 17.3, तो 17.3 नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14। हाइड्रोजन के लिए आपको परसेंटेज कितनी गिवन है, अमाउंट कितनी दी हुई है 8.7, और हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1। तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा 6.16 आएगा, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, ये 1.23 आएगा, और ये 8.7 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपने किया कैलकुलेट। फिर इसके बाद क्या करते हैं, इनमें से जिसके लिए भी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आती है ना उससे इस डाटा को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है भाई 1.23, तो यहाँ पर इसे हम इससे डिवाइड कर देंगे, तो 6.16 डिवाइडेड बाय 1.23, 1.23 डिवाइडेड बाय 1.23, और 8.7 डिवाइडेड बाय 1.23, और ये डिवाइड करने के बाद यहाँ पर कितना आएगा 5। ये राउंड ऑफ में ही है, ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट डिवाइड हो। तो ये 1, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ से इम्पेरिकल फॉर्मूला डिराइव हो गया, यानी कि कार्बन कितने प्रेजेंट है 5, नाइट्रोजन कितने प्रेजेंट है 1, हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है 7। तो आप क्या लिख सकते हो कि C5 N1 है और हाइड्रोजन कितना है 7 है। तो इम्पेरिकल फॉर्मूला जो है वो ये बन गया, ये इम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया। अब इसी इम्पेरिकल फॉर्मूले के लिए मास कैलकुलेट करो, तो मास कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 5, प्लस में नाइट्रोजन का 14, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 इंटू में 7, ये कितना आ जाएगा 60, प्लस में 14 प्लस में 7, और ये पूरा ऐड करने के बाद आई थिंक आएगा 81। ये कितना आ जाएगा 81। ये क्या आया है यहाँ पर इम्पेरिकल फॉर्मूला है। अगर क्वेश्चन में इम्पेरिकल फॉर्मूला पूछा होता तो हम यहीं तक क्वेश्चन को छोड़ देते। देखो यहाँ पर ऑप्शन भी दिया हुआ है, बट उसने क्या पूछा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम कैसे बनाते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए हम लिखते हैं n मल्टीप्लाई में, यहाँ पर n क्या होता है अभी हम देखेंगे, इम्पेरिकल फॉर्मूला मास इज इक्वल टू में क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। अब देखो n की वैल्यू यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो एन सी मल्टीप्लाई करते हैं इम्पेरिकल फॉर्मूले को, एन सी ही मल्टीप्लाई करते हैं इम्पेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय एन, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाता है। तो यहाँ पर इम्पेरिकल फॉर्मूले का मास देखो क्या है, इम्पेरिकल फॉर्मूले का मास कितना है 81 इज इक्वल टू में मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मास कितना आएगा भाई, वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 162। तो यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो 162 डिवाइडेड बाय 81 मतलब आ गया 2। तो यहाँ पर एन जो है ये इम्पेरिकल फैक्टर कितना आ गया भाई, यहाँ पर 2 आ गया। तो यहाँ पर इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है देखो C5NH7, एन की वैल्यू कितनी आई है 2, तो यहाँ पर ये 2 से मल्टीप्लाई होगा और ये क्या बन जाएगा 5 2 10, तो C10, एन से 1 है मतलब यहाँ पर तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 14, तो ये कितना आ जाएगा H14। तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया है वो क्या आ गया भाई C10N2H14। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ देखो ऑप्शन नंबर डी में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है भाई डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है भाई 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंप्लीटली रिएक्ट्स विद, यहाँ पर आपको ये बताना है कि कैल्शियम कार्बोनेट है कितना 5 ग्राम, और ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ HCl के साथ। तो यहाँ पर HCl की कितनी अमाउंट जो है वो कंज्यूम होगी, यूज़ होगी। तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट और HCl की रिएक्शन क्या होती है, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर रिएक्शन को ही लिखते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है CaCO3 दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट, प्लस में HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है, प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई यहाँ पर CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड प्लस में CO2 प्लस में वाटर। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं भाई इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, तो रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो यहाँ पर ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो प्रोडक्ट में कितने क्लोरीन है 2 है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैल्शियम 1 है 2 क्लोरीन हो गए हैं,
कार्बन कितना है भाई यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं देखो भाई 3 है, यहाँ पर कितने हो गए 2 और 1 3, और हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ये रिएक्शन बैलेंस है। अब मास देखो, क्योंकि उसने मास के टर्म्स में बात की है, मोल्स की टर्म में बात करता तो हम मोल्स का कंपैरिजन करते हैं, यहाँ पर मास की टर्म में बात की है तो मास का कंपैरिजन करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ कर रहा है क्या, 2 मोल ऑफ HCl। ठीक है, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ कर रहे हैं भाई क्या, 2 मोल ऑफ HCl, 2 मोल ऑफ HCl। अब 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का जो मास बनेगा डेट इज़ 100 ग्राम। कैलकुलेट करके देखना, कैल्शियम प्लस कार्बन प्लस 3 ऑक्सीजन के मास को ऐड कर देना, 100 आएगा। सेम ऐसे यहाँ पर HCl का कैलकुलेट करना। तो यहाँ पर देखो रिएक्शन बैलेंस होने के लिए यहाँ पर 2 मोल्स यूज़ हो रहे हैं, तो यहाँ पर 100 ग्राम जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो तो 2 मोल से रिएक्ट कर रहा है। 100 ग्राम किससे रिएक्ट कर रहा है भाई, 2 मोल से ना। तो इसका मतलब यहाँ पर 100 ग्राम को यानी कि रिएक्ट कर रहा है जो वो 2 मोल्स ऑफ HCl से कर रहा है। तो एक HCl का मास कितना होता है भाई 36.5, तो 2 मोल्स के लिए कितना हो जाएगा 73 ग्राम। तो बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ कर रहा है 2 मोल ऑफ HCl। मास की टर्म में बात करेंगे तो 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ कर रहा है 73 ग्राम ऑफ HCl। क्लियर है यहाँ तक। अब सिंपल आपको यूनिटरी मेथड का यूज़ करना है कि 100 ग्राम जो है कैल्शियम कार्बोनेट वो यूज़ कर रहा है 73 ग्राम ऑफ HCl को। ये HCl है भाई, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। अगर मैं नहीं भी लिखती हूँ तो आप समझ जाया करो, ठीक है। तो ये 1 ग्राम किसके लिए होगा भाई, यहाँ पर 1 ग्राम जो है वो कंज्यूम करेगा 73 अपॉन में 100, ठीक है। किसके लिए कैलकुलेट करना है आपको, 5 ग्राम के लिए। तो 5 ग्राम के लिए कितना आ जाएगा 73 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय 5। ये पूरा सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा देखो, 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी बनेगी, 5 7 ज़ा 35 और 1 कैरी 36 अपॉन में 100, मतलब कितना आ गया भाई 3.65 ग्राम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, इतना HCl यूज़ होगा अगर आप 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्ट कराते हो HCl से। तो यहाँ पर क्या कौन से ऑप्शन में आ जाएगा भी, ऑप्शन नंबर बी में। क्या आ जाएगा भी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जैसे 100 ग्राम के लिए 73 ग्राम यूज़ हो रहा था, तो 5 ग्राम के लिए 3.65 ग्राम HCl का यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखो, इक्वल मोल्स ऑफ वाटर एंड यूरिया आर टेकन इन अ फ्लास्क। आपने क्या किया, एक फ्लास्क में इक्वल मोल्स ले लिए वाटर के भी और यूरिया के भी, लेट से x मोल्स हैं। हमने ऐसा मान लिया कि क्या है भाई x मोल्स हैं, तो वाटर के भी x हैं, यूरिया के भी x मोल्स हैं। व्हाट इज़ द मास परसेंटेज ऑफ यूरिया इन द सॉल्यूशन। यहाँ पर आपको क्या करना है, मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है सॉल्यूशन में। किसके लिए भाई, यूरिया के लिए। कैसे करेंगे देखो भाई, दोनों के लिए हमने लेट कर लिया, क्या लेट किया अभी कि x मोल प्रेजेंट है। अब देखो यहाँ पर x मोल प्रेजेंट है, मोल्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, मोल्स का फॉर्मूला क्या बनता है भाई देखो, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अब यहाँ पर आपको ये तो पता ही नहीं है, मास परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। आप मोल्स अज्यूम कर सकते हो, मतलब अज्यूम क्या, आपको पता ही है कि भाई किसी का भी मॉलिक्यूल पता है तो उसका मोलर मास क्या बनेगा। यहाँ पर मोल्स आपने कितने लेट किए हैं x। अगर आप वाटर की बात करो, अगर आप वाटर की बात करते हो तो यहाँ पर उसके लिए जो मॉलिक्यूलर मास बनेगा वो कितना आएगा भाई 18 आएगा, इज इक्वल टू में m। तो यहाँ पर जो मास है किसके लिए, वाटर के लिए, मास जो वाटर का है वो कितना आ जाएगा 18x आ जाएगा। सेम ऐसे यूरिया के लिए देखो, यूरिया के लिए भी फॉर्मूला तो भाई सेम ही रहेगा मोल्स कैलकुलेट करने का, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। मोल्स तो आपने सेम ही लेट किए हैं क्योंकि उसने बोला है इक्वल मोल्स, तो यहाँ पर x आ गया। बट जो यूरिया है, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। इसके लिए यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, कितना आएगा 60। तो यहाँ पर आप जब इसका मास कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा देखो, मोलर मास तो कितना है 60। तो यहाँ पर इसके लिए जो मास आएगा यूरिया का जो यहाँ पर मास बनेगा भाई, ये मैं यहाँ पर यूरिया लिख देती हूँ। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो गई तो कितना आ गया 60x आ गया। मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है सॉल्यूशन में। तो किसी भी एक कंपोनेंट के लिए जब हम कैलकुलेट करते हैं तो आप वहाँ पर सॉल्यूशन की टोटल अमाउंट कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पर टोटल जो मास बनेगा वो कितना बनेगा देखो, 18x प्लस में 60x, यही तो मास आया है, ये वाटर के लिए आया है, ये यूरिया के लिए आया है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 78x। तो यहाँ पर ये इसका टोटल मास आ गया है। आप यहाँ पर ग्राम भी लिख सकते हो क्योंकि मास कैलकुलेट किया है ना ये, तो इसके एंड में ग्राम भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर ये आ गया इतना। अब क्या करना है, यूरिया के लिए मास परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो मास परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिस भी कंपोनेंट के लिए कैलकुलेट करनी है उसका मास ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ पर यूरिया का मास कितना है देखो 60x ग्राम, 60x ग्राम अपॉन में टोटल सॉल्यूशन का मास, टोटल कितना आया 78x आया, 78x ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं।
तो यहाँ पर क्या है, ये देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, ग्राम से ग्राम गया, और ये जब आप डिवाइड करोगे और पूरा कैलकुलेट करके सॉल्व करते हो ना, तो ये 76.92% आएगा। बट यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ना, ये आपको वाटर के लिए दिए हुए हैं, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर, ये वाटर के लिए मिस प्रिंट है ये। तो आप ध्यान रखना, यहाँ पर अगर वाटर होता अगर वाटर के लिए मास परसेंटेज कैलकुलेट करनी होती तो देखो क्या हो जाता। वाटर के लिए जो अमाउंट आई है आपके पास, मास है कितना है, 18x आया है, तो क्या बन जाता है 18x ग्राम अपॉन में टोटल कितना है 78x मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर ये x से x कैंसिल, और ये जब आप पूरा सॉल्व करते तो ये आएगा, आई थिंक ये 23 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, इन्हीं में से कोई ऑप्शन आएगा, शायद ऑप्शन नंबर ए आएगा, बट क्वेश्चन में यहाँ पर यूरिया पूछा है। कैलकुलेशन बता दी यहाँ पर, ये आप कैलकुलेट करके देख लेना कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट बनेगा अकॉर्डिंग टू द वाटर, यूरिया के अकॉर्डिंग तो ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखो विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑक्सीजन के ही रिगार्डिंग ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले ऑप्शन में 1 ग्राम ऑक्सीजन है, सेकेंड ऑप्शन में मॉलिक्यूल दिया हुआ है, यहाँ पर ओजोन मॉलिक्यूल गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या चेक करना है, किस में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है। तो देखो ये हमने स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, सेकेंड या थर्ड ही क्वेश्चन था, जिसमें मैंने बताया था कि अगर आप नंबर ऑफ मोल्स को चेक करते हो, अगर नंबर ऑफ मोल्स सेम आए हैं, नंबर ऑफ मोल्स जिसमें भी मैक्सिमम आए हैं, या फिर नंबर ऑफ मोल्स जिसमें भी मिनिमम आएंगे, उसी के नंबर ऑफ एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम मिनिमम सेम बनेंगे, यानी कि जो भी आपको कैलकुलेट करना है उसी के रिगार्डिंग। अगर आपके मोल सेम बन रहे हैं तो यानी कि नंबर ऑफ एटम्स भी सेम बनेंगे। अगर आपके नंबर ऑफ मोल्स, अगर ये पूछा है कि किस में मैक्सिमम है, तो यानी कि मोल से ही आप कंपैरिजन कर सकते हो, एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स तक कैलकुलेट करने की नीड नहीं होती है। तो अब देखो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम चेक करने हैं, तो हम इन सब में क्या करते हैं, मोल्स ही चेक कर लेते हैं कितने बनेंगे। तो मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में देखो 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो गिवन मास कितना है 1 ग्राम। ऑक्सीजन का यहाँ पर मास कितना बनेगा, एक ऑक्सीजन एटम का 16, तो यहाँ पर जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 0.0625, ये मोल्स आ गए यहाँ पर। बी ऑप्शन देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के आपको चेक करने हैं, तो यहाँ पर कितने मोल्स बनेंगे, देखो कितना दिया है 1 ग्राम, गिवन मास कितना है 1 ग्राम। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास क्या बनेगा, 2 एटम है ना यहाँ पर, तो 2 × 16 यानी कि 32, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में 32। और ये जब यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा भाई, ये आएगा 0.03125 आएगा। ऐसे देखो सी ऑप्शन देखो 1 ग्राम ऑफ ओजोन, तो यहाँ पर ऐसी ओजोन के मोल्स कैलकुलेट करो, तो 1 अपॉन में ओजोन मॉलिक्यूल का यहाँ पर जो मास बनेगा, मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा भाई 48, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई 0.02083। अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात क्या है, यहाँ पर तो एटम थे तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा। यहाँ पर क्या है, देखो एटम्स चेक करने हैं ना आपको, एटम्स चेक करने हैं, तो यहाँ पर देखो इसमें एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन एटम है। तो यहाँ पर अगर ये इतने आ रहे हैं तो इसको मतलब आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। भाई ये तो किसके लिए आए हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए आए हैं ना, अगर आपको एटम की बात करनी है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 0.0625। सेम ऐसे देखो यहाँ पर ये किसके लिए आए हैं, O3 के लिए आए हैं, बट एक O3 में कितने एटम प्रेजेंट है, 3 एटम प्रेजेंट है। कितने एटम है भाई, 3 है। आपको किसके लिए चेक करना है, एटम के लिए चेक करना है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसे 3 से मल्टीप्लाई, जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 0.0625। तो अब ये देखो 0.0625 सभी में सेम आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो भी क्या बनेंगे, सब में सेम बनेंगे, मैक्सिमम वाला कोई केस ही नहीं बनेगा, यहाँ पर सब में क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया अभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 1 मोल ऑफ मिथेन कंटेन्स। 1 मोल ऑफ मिथेन पूछा है कि किसके इक्वल बनेगा। यहाँ पर सारे ऑप्शन देखो आपको अलग अलग दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको हाइड्रोजन के टर्म में दिया हुआ है, यहाँ पर एटम ऑफ कार्बन के टर्म में गिवन है, यहाँ पर एटम ऑफ हाइड्रोजन के टर्म में गिवन है, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स ऑफ मिथेन के टर्म में गिवन है। तो देखो 1 मोल का मतलब क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटी। अब ये 1 मोल हम जिस भी चीज़ का लेंगे, एटम का लेते हैं
हैं, मॉलिक्यूल का लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का लेते हैं, प्रोटॉन का लेते हैं, वही एंटिटी एवोगैड्रो नंबर की इक्वल होगी। मतलब 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल है तो उसमें इतने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, 1 मोल ऑफ आपने एटम लिए हैं तो उसमें इतने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिया आपने तो उसमें इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो देखो 1 मोल ऑफ मिथेन लिया आपने तो इसका मतलब यहाँ पर इतने ही मिथेन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। ये क्या है, मॉलिक्यूल है ना, तो 1 मोल ऑफ मिथेन मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे भाई मिथेन के, 6.022 इंटू 10⁻23। अब देखो यहाँ पर क्या बताया गया है कि 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, देखो मिथेन के 1.81 इंटू 10⁻23, मतलब ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया, ये तो आएगा नहीं। अब देखो नेक्स्ट क्या बताया गया है, अब 1 मोल मिथेन का फॉर्मूला क्या है, देखो 16 ग्राम, सॉरी मिथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4। यहाँ पर मास कैलकुलेट करो, कार्बन का 12, 4 ऑक्सीजन है, कितना हो जाएगा 4, तो सॉरी भाई 4 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 का कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर टोटल कितना बन जाएगा भाई 16, कितना आ जाएगा 16। तो 1 मोल का मतलब क्या है भाई, यहाँ पर 16 ग्राम मिथेन है, 16 ग्राम क्या है भाई यहाँ पर मिथेन है। अगर कार्बन की बात करूँ तो यहाँ पर 12 ग्राम बनेगा, और अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो ऐसे यहाँ पर क्या बनेगा भाई 4 ग्राम बनेगा। यहाँ पर क्या बोल दिया कि 3 ग्राम एटम, 3 ग्राम एटम, देखो 1 ग्राम एटम का मतलब क्या होता है 1 मोल ही, 1 ग्राम एटम का मतलब क्या है भाई 1 मोल। तो अब देखो यहाँ पर क्या बोला है उसने कि 4 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। अब 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम 1 मोल के अंदर देखो कितने प्रेजेंट है, एक मिथेन के अंदर कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है 4 ग्राम प्रेजेंट है। 1 ग्राम एटम का मतलब मैंने क्या बताया 1 मोल बताया, तो 4 ग्राम एटम्स का मतलब क्या हो जाएगा 4 मोल हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर ये ऑप्शन तो करेक्ट है। 3 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, 3 ग्राम एटम ऑफ कार्बन थोड़ी ना, यहाँ पर कितना है 12 ग्राम है, इसमें कितना है देखो 12 ग्राम है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। यहाँ पर क्या बताया गया है कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि देखो कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है 4 ग्राम, कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है 4 ग्राम, मतलब कि 4 मोल, इसका मतलब क्या है कि 4 मोल। 1 ग्राम एटम का मतलब क्या है कि 4 मोल, तो यानी कि यहाँ पर एक मोल किसके इक्वल होता है 6.022 इंटू 10⁻23 के, तो इसका मतलब यहाँ पर ये 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये टोटल 4 ग्राम के अंदर प्रेजेंट होगा। यहाँ पर उसने क्या बता दिया कि इतना ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये भी रॉन्ग है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है अभी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन दैट हैज़ अ डेंसिटी 1.84 ग्राम पर cc एट 35 डिग्री सेल्सियस एंड कंटेन्स 98% H2SO4 बाय वेट। क्या कैलकुलेट करना है, देखो यहाँ पर मोलारिटी, और ये जो मोलारिटी कैलकुलेट करेंगे, देखो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले न्यूमेरिकल्स करने का बेस्ट वे जो होता है, जो भी आपको कैलकुलेट करना होता है ना उसके फॉर्मूले को लिख लो। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पर हम ml में ही ले लेते हैं और मल्टीप्लाई बाय 1000, अगर लीटर में लेते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करते। अब देखो एक एक चीज़ जो आपको यहाँ पर डाटा फॉर्मूले में लिखा है ना, वो देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं दिया हुआ तो कैलकुलेट करो और कैलकुलेट करने के बाद पुट कर दो। तो देखो मोल्स की बात कर रहा है, मोल्स यहाँ पर दिए हुए नहीं है, तो हम कैलकुलेट करेंगे। तो मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास कितना है, देखो भाई यहाँ पर क्या दिया हुआ है 98% बाय H2SO4, मतलब कि 98 ग्राम प्रेजेंट है किसमें 100 ml सॉल्यूशन में, तो मास कितना हो जाएगा यहाँ पर 98, और यहाँ पर H2SO4 का जब आप कैलकुलेट करोगे मोलर मास तो वो भी कितना आएगा 98। तो यहाँ पर मोल्स तो कितने आ गए 1 मोल, मोल कितना आ गया आपके पास H2SO4 का 98% H2SO4 का 1 मोल आ गया, ठीक है। अब वॉल्यूम चेक करो, अब वॉल्यूम भी यहाँ पर आपको नहीं दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है डेंसिटी, बट आपको डेंसिटी का फॉर्मूला पता है क्या होता है m/v, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है अभी m/v। कितनी दी हुई है डेंसिटी, देखो 1.84 ग्राम पर cc या फिर पर ml भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1.84 गिवन है, इज इक्वल टू में मास कितना हो जाएगा, देखो 98% परसेंटेज दिया हुआ है ना, तो 98% तक इसमें 100 में, तो टोटल जो प्रेजेंट है वो कितना है 100 है। v यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे तो v क्या आ जाएगा, देखो 100 अपॉन में 1.84, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा देखो 100, और यहाँ से डेसिमल को रिमूव करोगे तो 100 ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगा 10,000 अपॉन में 184। तो ये यहाँ पर क्या आ गया आपके पास वॉल्यूम आ गया है, तो बस यहाँ पर पुट कर दो। मोल्स कितने आए हैं 1 आया है, वॉल्यूम कितना आया आपके पास 10,000 अपॉन में 184 मल्टीप्लाई बाय 1000, इससे मल्टीप्लाई किया हमने। अब यहाँ पर क्या है ये ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 184 अपॉन में 10,000, और ये 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से 30 कैंसिल,
और यहाँ पर 1 डेसिमल के बाद क्या है भाई, मतलब 1 प्लेस के बाद डेसिमल आ जाएगा तो कितना बन जाएगा 18.4। तो यानी कि ये जो डाटा आपको गिवन है जिसके लिए डेंसिटी है 1.84, 98% H2SO4 सॉल्यूशन आपको गिवन है, उसके लिए मोलारिटी कितनी आएगी भी 18.4 मोलर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा भाई सी। इसे आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 18.4 मोल्स पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओड वन विद रिगार्ड टू मास। यहाँ पर मास के रिगार्डिंग आपको क्या है ओड वन बताना है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन हम 2 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा मतलब इसमें ओड पूछा है, जैसे अभी हमने 1-2 क्वेश्चन पहले डिस्कस किया था उसमें मैक्सिमम पूछा था बट वहाँ पर आंसर सेम आया था। ऐसे एक क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था जिसमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा था, बट यहाँ पर क्या पूछा है उसने मास पूछा है, क्या पूछा है उसने मास पूछा है। तो ये सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, आप ये खुद से ट्राई करके देखना, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आप ये खुद से ट्राई करके देखना और बताना कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या बनेगा खुद। क्वेश्चन नंबर 15 ये PYQ क्वेश्चन ही है, ये एचटेट का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PGT का ही। क्या दिया हुआ है देखो, द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मिथेन इज़। यहाँ पर आपको ये बताना है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस होगा जब आप 16 ग्राम ऑफ मिथेन का कंबशन करते हो। तो बेसिकली यहाँ पर आपको मिथेन की कंबशन रिएक्शन पता होनी चाहिए। तो क्या होती है मिथेन, क्या होता है CH4, कंबशन ऑक्सीजन की प्रेजेंट में कराते हैं। तो यहाँ पर ये क्या करता है, मिथेन के कंबशन से जो प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या बनते हैं अभी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर। अब इस रिएक्शन को करेंगे बैलेंस। अब क्या करेंगे भाई इस रिएक्शन को यहाँ पर बैलेंस। तो जब इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है देखो, यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 and 1 3 है, हाइड्रोजन इधर कितने हैं 4 है, और इधर कितने हैं भाई 2 है। तो यहाँ पर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब चेक करके देखो 4 हाइड्रोजन हो गई, 2 ऑक्सीजन एंड 2 ऑक्सीजन 4 हो गई। तो यहाँ पर भी आपको 2 करना पड़ेगा, 2 2 4, 4 ऑक्सीजन होगी, 1 कार्बन है। अब ये रिएक्शन क्या है अभी बैलेंस है। अब देखो यहाँ पर जिसकी बात कर रहा है ना सिर्फ उन्हीं को चेक करो। रिएक्शन तो देखो आपको कंप्लीट ही बैलेंस करनी पड़ेगी, ठीक है, रिएक्शन आपको कंप्लीट ही बैलेंस करनी पड़ेगी इस तरह के क्वेश्चंस में। बट जिनकी बात कर रहा है ना सिर्फ उन्हीं के लिए ही देखो, चेक करो मास या फिर मॉलिक्यूल्स मोल्स जो भी आपको कंपैरिजन कराने हैं। तो देखो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि 1 मोल मिथेन है, वो क्या कर रहा है भाई, 1 मोल जो मिथेन है वो कंबशन रिएक्शन करके कितने वाटर को प्रोड्यूस कर रहा है, 2 मोल्स ऑफ वाटर। क्या कर रहा है, 2 मोल्स ऑफ वाटर को प्रोड्यूस कर रहा है। ये तो बात हो गई मोल्स की टर्म्स में। अब उसने यहाँ पर मास की टर्म में बात की है तो अब हम मास की टर्म में देख लेते हैं। तो यहाँ पर 1 मोल ऑफ मिथेन का मास कितना बनेगा 16 ग्राम। चेक करके देखना कैलकुलेट। एक वाटर मॉलिक्यूल का मास 18 होता है तो 2 का कितना बन जाएगा, 2 × 18 मतलब कि 36 ग्राम। तो उसने क्या पूछा है 16 ग्राम ऑफ मिथेन का कंबशन करके कितना वाटर बनेगा। तो देखो 16 ग्राम से 2 मोल्स ऑफ वाटर बन रहे हैं मतलब कि 36 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा भी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भी, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है देखो, व्हाट इज अ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन इन द सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग ऑफ 300 ml ऑफ 3 मोलर NaCl एंड 200 ml ऑफ 4 मोलर सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2। देखो यहाँ पर क्या किया है, आपके पास 2 सॉल्यूशन है, एक NaCl का है एक BaCl2 का है, दोनों में क्या कॉमन है क्लोराइड आयन, दोनों में क्या कॉमन है क्लोराइड आयन। NaCl का जो सॉल्यूशन है वो कितना लिया है आपने 300 ml, जो बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है वो आपने कितना लिया है 200 ml। NaCl के सॉल्यूशन के लिए जो मोलारिटी ली है आपने वो कितनी ली है 3 मोलर, और बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के लिए जो मोलारिटी ली है वो कितनी ली है भाई 4 मोलर, ठीक है। क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर आपको, क्लोराइड आयन की कंसनट्रेशन कैलकुलेट करनी है। तो देखो ध्यान से NaCl कैसे डिकम्पोज होगा, ये Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव इस तरह से, और BaCl2 ये कैसे डिकम्पोज होगा, ये करेगा बेरियम +2 आयन प्रोड्यूस और 2 क्लोराइड आयन बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसके लिए मोलारिटी कितनी दी हुई है 3 मोलर, इसके लिए मोलारिटी कितनी दी हुई है भाई 4 मोलर। इतना सॉल्यूशन होता है ना उतने ही मोल्स उसकी कंसंट्रेशन के प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर देखो 3 मोल्स हैं, 3 मोलर है तो यहाँ पर 3 मोलर के ही सोडियम आयन और क्लोराइड आयन प्रोड्यूस होंगे, यहाँ पर भी सेम ही प्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी 3 आएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 के लिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो 1 के लिए, यानी कि 1 के लिए तो 4 है यहाँ पर, बट 2 क्लोराइड आयन बन रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 × में 4। तो यहाँ पर 2 × में 4 तो यानी कि टोटल कितनी आ गई मोलारिटी इसके लिए 8 मोलर आ गई। अब क्या करेंगे, क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन चेक करनी है आपको, यानी कि इसके लिए मोलारिटी फाइंड आउट करनी है। तो ये कैसे आएगी देखो, यहाँ पर हम लेंगे M1V1 प्लस में M2V2,
तो दोनों सॉल्यूशन को ऐड किया है ना, और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, V1 प्लस में V2। M1 कितना है देखो, NaCl के लिए यहाँ पर देखो मोलारिटी कितनी दी हुई है, 3 मोलर। वॉल्यूम कितना है यहाँ पर इसके लिए 300 ml, प्लस में M2 कितना दिया हुआ देखो मोलारिटी सेकेंड सॉल्यूशन के लिए 4, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 200, अपॉन में V1 प्लस में V2 कितना है 300 प्लस में 200 कितना आ जाएगा 500। सॉल्व करेंगे इसे तो यहाँ पर कितना आएगा देखो 900 प्लस में ये कितना आएगा यहाँ पर 4 2 8, 800, और ये कितना आ जाएगा भाई यहाँ पर, सॉरी भाई यहाँ पर ये कितना बनेगा भाई 8 आया ना, सॉरी ये 8 है, एक के लिए नहीं लिखना था हमें, 2 के लिए लिखना था, तो 8 आएगा, तो यहाँ पर ये 1600 बनेगा। कितना आएगा भाई यहाँ पर ये 1600 आएगा, और अपॉन में 500, और ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 2500 अपॉन में 500, और ये आएगा 5 मोलर। कितना आएगा भाई यहाँ पर 5 मोलर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 1। क्या आ गया यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 आ गया।